नमस्कार। केंद्रीय विद्यालय संगठन जबलपुर संभाग की ओर से आयोजित ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं सुनीता लोहरा, पीजीटी हिंदी, केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 1 जीसीएफ जबलपुर से। आज मैं कक्षा 12वीं आरोह भाग 2 के पाठ्यपुस्तक के काव्य खंड से उषा कविता लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ और उषा कविता के कवि हैं शमशेर बहादुर सिंह। उषा के बहुत सारे अन्य अर्थ भी हैं। उषा का मतलब होता है प्रातःकाल, भोर का समय, सवेरा, ये सारे पर्यायवाची शब्द हैं। उषा कविता पढ़ने से पहले हम कवि का जीवन परिचय देख लेते हैं। शमशेर बहादुर सिंह। शमशेर बहादुर सिंह जी का जीवन परिचय। नई कविता के समर्थकों में शमशेर बहादुर सिंह की एक अलग छवि है। इनका जन्म 13 जनवरी सन 1911 को देहरादून में हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा देहरादून में ही हुई। इन्होंने उच्च शिक्षा इलाहाबाद विश्वविद्यालय से प्राप्त की। चित्रकला में इनकी रुचि प्रारंभ से ही थी। इन्होंने प्रसिद्ध चित्रकार उकील बंधुओं से चित्रकारी में प्रशिक्षण भी प्राप्त किया। इन्होंने सुमित्रा नंदन पंत के पत्र रूपाभ में कार्य किया। 1977 में चुका भी हूँ नहीं मैं काव्य संग्रह पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया। इन्हें कबीर सम्मान सहित अनेक पुरस्कार मिले। सन 1993 में अहमदाबाद में इनका देहांत हो गया। इनकी बहुत सारी रचनाएं हैं, जिसमें से कुछ मैं आपको बताने जा रही हूँ। कुछ कविताएं, कुछ और कविताएं। चूका भी हूँ नहीं मैं, इतने पास अपने, बात बोलेगी, काल तुझसे होड़ है मेरी। इन्होंने संपादन का भी कार्य किया है, उर्दू हिंदी कोश। और इनका निबंध संग्रह भी है। निबंध संग्रह है दोआब। कहानी संग्रह प्लाट का मोर्चा, ये इनकी कहानी संग्रह भी है। अर्थात इन्होंने संपादन का भी कार्य किया, निबंध भी इन्होंने लिखा, कहानी भी लिखी है और कविताएं भी लिखी हैं। कहने का मतलब यह एक संपूर्ण साहित्यकार के रूप में जाने जाते हैं। कविता की काव्यगत विशेषता पर विचार करते हैं। वैचारिक रूप से प्रगतिशील एवं शिल्पगत रूप से प्रयोगधर्मी कवि शमशेर को एक बिंबधर्मी कवि के रूप में भी जाना जाता है। इनकी बिंबधर्मिता शब्दों के माध्यम से रंग, रेखा एवं सूची की अद्भुत कशीदाकारी का मादा रखती है। इन्होंने अपनी कविताओं में समाज की यथार्थ स्थिति का चित्रण किया है। ये समाज में व्याप्त गरीबी का भी चित्रण करती हैं। कवि ने प्रकृति के सौंदर्य का बहुत ही सुंदर चित्रण किया है। प्रकृति के नज़दीक रहने के कारण इनके प्राकृतिक चित्र अत्यंत ही जीवंत लगते हैं। उषा कविता में प्रातःकालीन वातावरण का सजीव चित्रण है। कविता का सार देख लेते हैं। प्रस्तुत कविता उषा में कवि शमशेर बहादुर सिंह ने सूर्य से ठीक पहले के पल पल परिवर्तित होने वाली प्रकृति का शब्द चित्र उकेरा है। कवि ने प्रकृति की गति को शब्दों में बांधने का अद्भुत प्रयास किया है। कवि भोर की आसमानी गति की धरती के हलचल भरे जीवन से तुलना कर रहा है, इसलिए वह सूर्योदय के साथ एक जीवंत परिवेश की कल्पना करता है जो गांव की सुबह से जुड़ता है। वहाँ सिल है, राख से लिपा हुआ चौका है और सलेट की कालीमा पर चौक से रंग मलते अदृश्य बच्चों के नन्हे हाथ हैं।
कवि ने नए बिंब, नए उपमान, नए प्रतीकों का भी प्रयोग किया है। कविता में कवि कहता है कि सूर्योदय से पहले आकाश का रंग गहरे नीले रंग का होता है तथा वह सफ़ेद शंख की तरह दिखाई देता है। आकाश का रंग ऐसा लगता है मानो किसी गृहिणी ने राख से चौका लिप दिया हो। सूर्य के ऊपर उठने पर लाली फैलती है तो ऐसा लगता है जैसे काली सिल को किसी ने धो दिया हो या उस पर लाल खड़िया किसी ने मल दी हो। नीले आकाश में सूर्य ऐसा लगता है मानो नीले जल में गौर युवती का शरीर झिलमिला रहा हो। सूर्योदय होते ही यह जादू समाप्त हो जाता है। तो यह कविता का सार है। अब हम कविता का वाचन करेंगे। उषा। प्रात नभ था बहुत नीला शंख जैसे, भोर का नभ राख से लिपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो। स्लेट पर या लाल खड़िया चौक मल दी हो किसी ने। नील जल में या किसी की गौर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो और जादू टूटता है इस उषा का, अब सूर्योदय हो रहा है। बहुत ही सुंदर कविता। प्रथम पद्यांश देखते हैं। प्रात नभ था बहुत नीला शंख जैसे, भोर का नभ राख से लिपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। प्रथम पद्यांश के शब्दार्थ देख लेते हैं। भोर, सवेरा होने से पहले का वातावरण, प्रातःकाल का समय, तड़के, और भी कई नामों से जाना जाता है। ब्रह्म मुहूर्त के नाम से भी जाना जाता है। सवेरा, प्रातःकाल, उषा काल आदि। नभ, नभ का आशय है आकाश। चौका, चौका रसोई बनाने के स्थान। गांव में खाना बनाने से पहले चूल्हे को लीपा जाता है और फिर वहाँ पर खाना बनाया जाता है और खाना बनाने वाले इस जगह को चौका के नाम से ही जाना जाता है। अब इसका भाव सौंदर्य देख लेते हैं। प्रात नभ था बहुत नीला शंख जैसे, भोर का नभ राख से लिपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। यहाँ कवि कहना चाहता है कि जो प्रात का नभ है यानी प्रातःकाल का, सुबह का, भोर का जो नभ है वह बहुत नीला है। उसमें अभी पूरा प्रकाश नहीं फैला है, सूर्य की रोशनी नहीं फैली है, इसलिए वह कालिमा लिए हुए है और नीले रंग का दिखाई दे रहा है। और साथ ही कवि कहता है कि शंख जैसे, और प्रातःकाल का जो नभ है वह शंख के समान शुद्ध, पवित्र, निर्मल, स्वच्छ है। क्योंकि शंख हमारी संस्कृति में बड़ा ही महत्व रखता है, क्योंकि पूजा स्थल में हम शंख रखते हैं, इसे बहुत पवित्र और स्वच्छ मानते हैं। तो जो सुबह का समय होता है वह भी स्वच्छता, पवित्रता, शुद्धता से भरा होता है, इसलिए कवि ने प्रातःकाल नभ की तुलना शंख से की है। आगे बढ़ते हैं। राख से लिपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। चूँकि प्रातःकाल का जो समय होता है उस समय ओस की बूंदें चारों तरफ फैली रहती हैं। घासों में, पेड़ पौधे जो रहते हैं उसमें भी ओस की बूंदें होती हैं, जिसके कारण नमी बनी रहती है। और उसी नमी के कारण कवि ने यह एहसास किया है और कहा है कि ऐसा लगता है आसमान कि राख से लिपा हुआ चौका जैसा गीला दिखाई देता है, उसमें नमी दिखाई देती है, वैसे ही सुबह का नभ आकाश ऐसा लगता है जैसे राख से लिपा हुआ चौका है। शिल्प सौंदर्य की बात कर लेते हैं। प्रस्तुत कविता में प्रकृति का बड़ा ही मनोरम चित्रण किया गया है। शंख जैसे में उपमा अलंकार है। प्रस्तुत कविता खड़ी बोली में लिखी गई है, साहित्यिक खड़ी बोली में है। सहज सरल शब्दों का प्रवाहमय प्रयोग किया गया है।
ग्रामीण परिवेश सजीव हो उठता है और नए उपमानों का प्रयोग किया गया है। जैसे कोष्ठक में शब्द वाक्यांश का दिया जाना, बल दिया जाना, इसके अर्थ को अधिक स्पष्ट करने के लिए नए प्रतिमानों का भी इस कविता में उपयोग किया गया है। इस पद्यांश के अर्थ ग्रहण संबंधी पर भी विचार करते हैं। प्रातःकालीन आकाश की तुलना किससे की गई है और क्यों? जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि प्रातःकालीन आकाश की तुलना शंख से की गई है, और इसलिए की गई है कि प्रातः काल का जो समय होता है बहुत ही निर्मल, पवित्र, स्वच्छ होता है। इसीलिए प्रातःकालीन आकाश की तुलना शंख से की गई है। कवि ने भोर के नभ को राख से लिपा हुआ चौका क्यों कहा है? इसके बारे में भी अभी हमने बात की कि जो भोर का नभ होता है उसमें नमी होती है, ओस की बूंदें होती हैं। इसीलिए कवि कल्पना करता है कि नभ भी कैसा है, जिस प्रकार चौके को लिपा जाता है और उसमें अगर लिपे हुए चौके को देखें तो उसमें गीलापन का एहसास होता है, वैसे ही भोर का जो नभ है वह भी गीला दिखाई देता है। अभी गीला पड़ा है से क्या तात्पर्य है? इसका भी वही अर्थ है। अभी गीला पड़ा से तात्पर्य यह है कि सूर्योदय नहीं हुआ है, अभी भी पर्यावरण में, प्रकृति में गीलापन, ओस बरकरार है, बना हुआ है। प्रातःकालीन नभ के लिए कवि ने किन उपमानों का प्रयोग किया है? प्रातःकालीन नभ के लिए कवि ने, जैसा कि आपने कविता में देखा, शंख और राख से लिपा हुआ चौका उपमानों का प्रयोग किया है। दूसरे पद्यांश पर विचार करते हैं। बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो, स्लेट पर या लाल खड़िया चौक मल दी हो किसी ने। इस पद्यांश का शब्दार्थ देख लेते हैं। सिल, मसाला पीसने का पत्थर। अभी भी गांव में मसाला पीसने के लिए, चाहे चटनी पीसने के लिए, चावल दाल पीसने के लिए सिल का ही इस्तेमाल किया जाता है। हमारे शहरों में आधुनिकता के कारण घरों में मिक्सर है, मिक्सर में हम सब कुछ पीसते हैं, लेकिन ग्रामीण परिवेश में, गाँव में अभी भी सिल में ही मसाला पीसा जाता है। तो इससे पता चलता है कि कवि ग्रामीण परिवेश से जोड़ता है इस कविता को। केसर, केसर फूल का एक सुगंधित पदार्थ है और केसर का उपयोग बहुत सारे खाद्य पदार्थों में किया जाता है, जैसे दूध में, मिठाइयों में, खीर में, मीठे पदार्थों में किया जाता है। यह स्वास्थ्य के लिए भी बहुत लाभदायक होता है और हमारा स्वास्थ्य इससे बहुत अच्छा रहता है और इसका उपयोग करना चाहिए। तो केसर जो है, इसमें कवि ने केसर इसलिए शब्द का इस्तेमाल किया है कि इसका रंग लाल होता है, केसरिया रंग होता है, इसलिए जो सूर्योदय का जो लालिमा लिए रहती है वह इसी रंग की होती है, इसीलिए यहाँ पर केसर शब्द का इस्तेमाल किया गया है। बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो। अब कवि यहाँ पर कहता है कि ऐसा लगता है प्रातःकाल का जो समय है, भोर का जो समय है, वह ऐसा लगता है कि जो आसमान है वो काला सिल है, सिल के समान है, और जो सूर्योदय से पहले सूर्य निकलने की कोशिश कर रहा है और सूर्य के निकलने से पहले उसकी लालिमा जो आसमान में छा जाती है, वह लालिमा केसर के समान है। जब सिल में केसर को पीसकर उसको धोते हैं तो जो हल्की लालिमा काले सिल पर दिखाई देती है, वैसा ही वातावरण भोर का होता है कि पूरे वातावरण में कालिमा है और सूर्य की जो किरणें हैं वह लालिमा लिए हुए उस काले आसमान को चीरता हुआ निकलना शुरू करता है। स्लेट पर या लाल खड़िया चौक मल दी हो किसी ने, और फिर कभी यह भी कल्पना कर रहा है कि जिस प्रकार स्लेट पर लाल खड़िया यानी चौक, लाल खड़िया चौक मल देने से जो दृश्य दिखता है, वैसा ही
भोर का समय, सुबह का समय, उषा काल का समय वैसा ही होता है। यहाँ स्लेट आसमान का प्रतीक है और लाल खड़िया सूर्य की जो प्रारंभिक शुरुआती किरणें हैं, लालिमा लिए हुए किरणें हैं, उसका प्रतीक है। ऐसा कवि को आभास होता है। अब इस कविता का शिल्प सौंदर्य देख लेते हैं। पहले की तरह ही कविता में प्राकृतिक वर्णन बड़े ही सुंदर ढंग से किया गया है, प्रकृति का मनोहारी चित्रण। और इस काव्यांश में उत्प्रेक्षा अलंकार है। पूरे काव्यांश में उत्प्रेक्षा अलंकार का वर्णन है। मुक्तक छंद है और नए बिंब एवं उपमानों का भी प्रयोग किया गया है। सरल सहज साहित्यिक खड़ी बोली का बहुत ही सुंदर अभिव्यक्ति इस कविता में की गई है। इस पद्यांश के अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न पर विचार करते हैं। आसमान का सौंदर्य दर्शाने के लिए कवि ने किन उपमानों का प्रयोग किया है? अभी जैसा कि आपने पढ़ा, आसमान का जो सौंदर्य है उसको दर्शाने के लिए कवि ने किन उपमानों का प्रयोग किया है? तो कवि ने यहाँ पर सिल और केसर का उपयोग किया है और साथ ही स्लेट और खड़िया जैसे उपमानों का प्रयोग किया है। कवि ने किस समय का चित्रण किया है? तो कवि ने सूर्योदय से पहले का चित्रण किया है, प्रातःकाल का, भोर के समय का चित्रण किया है। अगला प्रश्न, कवि काली सिल और लाल केसर के माध्यम से क्या कहना चाहता है? तो कवि काली सिल और लाल केसर के माध्यम से कहना चाहता है कि जो आसमान है वह काली सिल के समान है, कालीमा लिए हुए है, और जो सूर्योदय होने से पूर्व सूरज निकलने ही वाला होता है, तो सूर्य निकलने से पहले अपनी किरणों की लालिमा पूरे आसमान में केसर की तरह फैला देता है। कवि यही कहना चाहता है। कवि ने प्रातःकालीन सौंदर्य का चित्रण किस प्रकार किया है? कवि ने प्रातःकालीन सौंदर्य का चित्रण बड़े ही अद्भुत ढंग से किया है। सभी जो उपमान हैं गतिशील हैं, ग्रामीण परिवेश से लिए गए हैं और बहुत ही सटीक चित्रण किया है कवि ने। यहाँ स्लेट, खड़िया, सिल, केसर आदि उपमानों के द्वारा कवि प्राकृतिक सौंदर्य का बहुत ही सुंदर चित्रण कवि ने किया है। तृतीय पद्यांश की बात करते हैं। नील जल में या किसी की गौर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो और जादू टूटता है इस उषा का, अब सूर्योदय हो रहा है। अब ये जो अंतिम पद्यांश है इसमें शब्दार्थ देख लेते हैं, फिर इसकी व्याख्या करते हैं। नील जल, नीले रंग का जल, चूँकि जल का कोई रंग नहीं होता है, लेकिन ऊपर आसमान नीला है और नीले आसमान के कारण जो जल है वह उसका रंग भी हमें नीला दिखाई पड़ता है। गौर, गौर का मतलब है गोरा। झिलमिल देह, चमकता हुआ शरीर। जादू, जादू यहाँ पर सौंदर्य से है, जिसके प्राकृतिक सौंदर्य ऐसा जादू है जो हमें बांध लेता है, उसकी बात यहाँ पर कही गई है। नील जल में या किसी की गौर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो। कभी यहाँ कह रहा है कि नीले जल में ऐसा लगता है कि कोई गौर झिलमिल, गोरे रंग की सुंदर युवती का देह झिलमिला रहा हो। यहाँ कवि कल्पना करता है कि जब सूर्योदय होने वाला होता है और जैसा कि आप चित्र में भी देख रहे हैं कि पूरी तरफ लालिमा है और जल में सूर्य की किरणें पड़ रही हैं, और जब सूर्य की किरणें जल पर पड़ती है तो एक चमकदार किरणें चमकने लगती हैं, झिलमिलाने लगती है। जिसको कहेंगे चमकना नहीं, झिलमिलाना, झिलमिलाने लगती है। कभी दिखता है कभी नहीं दिखना, इसको कहते हैं झिलमिलाना, झिलमिलाने लगता है। आपने कक्षा 11वीं में पथिक कविता पढ़ी होगी, उसमें कवि ने कल्पना की थी कि यह जो
यहाँ पर झिलमिलाते देह की कल्पना की गई है। उस कविता में कल्पना की गई थी कि लक्ष्मी जी के लिए एक स्वर्ण सड़क बना दी गई है। लेकिन यहाँ पर शमशेर बहादुर सिंह कल्पना करते हैं कि जब सूर्य की किरणें नीले जल पर पड़ती है तो ऐसा लगता है कि कोई गोरे रंग की सुंदर युवती का देह हिल रहा है और जादू टूटता है इस उषा का, अब सूर्योदय हो रहा है। और फिर कवि कहता है कि जादू अब टूटता है इस उषा का, सूर्योदय हो रहा है। लेकिन जब सूर्योदय हो जाता है, सूर्य का उदय हो जाता है, सूर्य पूरी तरह से निकल जाता है, तो जो पल पल परिवर्तित वातावरण में होता है, प्रकृति में जो पल पल परिवर्तन से जो सौंदर्य की अनुभूति होती है, वह सौंदर्य की अनुभूति समाप्त हो जाती है और सौंदर्य टूट जाता है। तो यह जादू, जो आकर्षण है, जिस प्रकृति से हम बंधे हुए रहते हैं और उसको देखने की चाह निरंतर बनी रहती है, वह चाह समाप्त हो जाती है। और कवि कहता है कि सूर्योदय होने के बाद यह प्रकृति का जो जादू है, सौंदर्य जो हमें बांधे हुए है, वह जादू टूट जाता है। यहाँ पर चित्र दिख रहा है आपको, सूर्योदय का है और जल पर जो ये चमकीले झिलमिलाते हुए जो जल पर सूर्य की किरणें पड़ रही हैं, इसे ही कवि ने गौर झिलमिल देह बताया है, एक सुंदर युवती का झिलमिलाता देह बताया है। इस पद्यांश का शिल्प सौंदर्य देख लेते हैं। कवि ने उषा का सुंदर दृश्य बिंब प्रस्तुत किया है। माधुरी गुण है, नील जल हिल रही हो में उत्प्रेक्षा अलंकार है। सहज सरल साहित्यिक खड़ी बोली का उपयोग किया गया है और इसमें मुक्त छंद है। अब इससे संबंधित अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न पर विचार करते हैं। गोरी देह के झिलमिलाने की समानता किससे की गई है? अभी आपको बताया हमने कि गोरी देह की झिलमिलाने की समानता कभी सूर्य की जो किरणें जल पर पड़ती है उससे की है। उषा का जादू कैसा है? उषा का जादू ऐसा है जो अपने प्राकृतिक सौंदर्य से हमें बांधे रखती है। उषा का जादू टूटने का तात्पर्य क्या है? जब सूर्योदय हो जाता है तो उषा का जादू टूट जाता है। उषा का जादू कब टूटता है? जब पूर्ण रूप से सूर्योदय हो जाता है तो उषा का जादू टूट जाता है। उम्मीद है बच्चों आपको यह पाठ समझ में आ गया होगा। अब आपको गृह कार्य दे देते हैं। किन उपमानों से पता चलता है कि गांव की सुबह का वर्णन किया गया है? किन उपमानों से पता चलता है कि गांव की सुबह का ये वर्णन किया गया है? और भाव सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। नील जल में या किसी की गौर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो। उम्मीद है आपको पाठ अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। धन्यवाद।